हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे 6th क्लास की जो एनसीईआरटी की ज्योग्राफी है ना, उसका चैप्टर नंबर 6। इससे पहले हम 5 चैप्टर कर चुके हैं। तो 6 नंबर चैप्टर कौन सा हमारे पृथ्वी के स्थल रूप। तो पीछे वाले चैप्टर में हमने क्या देखा था, पृथ्वी के प्रमुख घटक, और उसमें कौन कौन से थे, स्थल, जल और वायु। ठीक है, तो प्रमुख 3 देखे थे, उसी में एक है पृथ्वी के स्थल रूप। मतलब पृथ्वी पर स्थल किन किन रूपों में, जैसे कहीं पे पर्वत है, कहीं पे पठार है, कहीं पे नदियां हैं, कहीं पे महासागर है, कहीं महाद्वीप है। मतलब ये अलग अलग रूप है पृथ्वी पर। ठीक है, तो पृथ्वी के इन्हीं स्थल रूपों को आज हम पढ़ेंगे। तो ये पृथ्वी के जो ये स्थल रूप है, ये किससे बने, मतलब इनके बनने की क्या प्रक्रिया है कि कहीं नदियाँ बन गई, कहीं पठार बन गए, कहीं पर्वत बन गए, कहीं मैदान बन गए। तो इनके बनने की क्या प्रक्रिया है। तो क्या प्रक्रिया दिखा रखी है, बल, मतलब इस पे कोई बल लगता है पृथ्वी पर। और ये बल 2 प्रकार का हो सकता है, एक आंतरिक, एक पृथ्वी के अंदर से लगेगा। आंतरिक में कौन सा आएगा, पृथ्वी के अंदर से, क्योंकि हमारी पृथ्वी, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये इसके अंदर एक लेयर और है और एक लेयर और है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी क्रस्ट। ठीक है, ये वाली मेंटल, ये कोर। ठीक है, 3 लेयर है। तो सबसे ऊपर वाली है वो सॉलिड यानी ठोस के रूप में है, जो सबसे ऊपर है वो सॉलिड यानी ठोस के रूप में हो गई। दूसरी है ना तो सॉलिड है और ना ही लिक्विड है, यानी अर्ध ठोस। ठीक है, और सबसे नीचे वाली है क्रस्ट है, वो कौन किस में है, वो लिक्विड रूप में है। मतलब यहाँ पे लावा है, ये लावा है ना, नीचे से ऊपर की ओर फोर्स डालता है, यानी बल लगाता है, और इसी से पृथ्वी में आंतरिक क्रियाएं होती है। इसे हम क्या कहेंगे, आंतरिक बल, पृथ्वी का आंतरिक बल। ठीक है, तो पृथ्वी की आंतरिक प्रक्रियाएं कौन सी आ जाएगी, जो पृथ्वी के अंदर से होगी। ठीक है, तो और जो आंतरिक बल लगेंगे उससे या तो कहीं जमीन ऊपर उठेगी या कहीं नीचे होगी। बल लगेंगे तो जमीन या तो ऊपर उठ जाएगी, ठीक है, और कहीं नीचे धंस जाएगी। तो ऊपर उठेगी, उनको हमने क्या कह दिया, महाद्वीप कह दिया। और कितने महाद्वीप किए थे हमने, 7। ठीक है, और जो नीचे धंसा, जहाँ पानी इकट्ठा हो गया, उनको हमने क्या कह दिया, महासागर। महासागर कितने किए थे प्रमुख, 5। ठीक है, और एक है बाह्य प्रक्रिया। आंतरिक तो हमने देख ली, ठीक है, आंतरिक जो पृथ्वी के अंदर से होगी। और बाह्य, बाह्य में क्या क्या दिया हुआ है, बाह्य में पहले दिए हुए अपर्दन, अपर्दन। और ये बाह्य क्रियाएं किससे होगी, बाह्य जैसे जल हो गया, वायु हो गई यानी हवा, हिम यानी बर्फ। ये बाह्य क्रियाएं किनसे होगी, जल, वायु, बर्फ, इनके द्वारा हो गई। बाह्य क्रियाएं किनसे होगी, जल, वायु और बर्फ के द्वारा। ठीक है, नीचे पृथ्वी का ये स्थल रूप दे दिया। और ये स्थल रूप किस किस रूप में है पृथ्वी के, कहीं पठार है, कहीं पर्वत है और कहीं मैदान है। पृथ्वी के स्थल रूप कितने भागों में बांट दिया, 3 में बांट दिया। पहला पठार, दूसरा पर्वत और तीसरा मैदान। ठीक है, तो जो हमने अपर्दन और निक्षेपण किया था, मतलब बाह्य प्रक्रिया की थी, तो इसमें अपर्दन क्या होगा, पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। मतलब अपर्दन हो गया कम होना, घिस जाना। ठीक है, अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीचे हो जाती है। मतलब यहाँ से अगर पृथ्वी घिस रही है तो ये जगह नीचे होगी ना, धंस जाएगी नीचे। ठीक है, तो अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीचे हो जाती है। ये प्रक्रिया बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। ये मैंने बताया था आपसे। जैसे हवाएं, जैसे यहाँ ये पर्वत है, ठीक है, यहाँ हवाएं हैं, ये धीरे 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 इसको काट रही है, तो ये नीचे होते जा रहा है। ठीक है, यहाँ अगर कोई नदी बह रही है यहाँ ऐसे, तो ये नदियाँ अपने साथ में ला रही है, तो यहाँ पे इकट्ठा करते जा रही है। ठीक है, तो ये किससे होती है, जल, वायु और बर्फ के द्वारा। पहली कौन सी होती है, अपर्दन, मतलब किसी जगह से टूटकर घिस जाना यानी कम हो जाना। और दूसरी है निक्षेपण। यह प्राकृतिक प्रक्रिया जिसमें चट्टान तथा मिट्टी पर किसी वस्तु की तह जम जाती है। जैसे यहाँ से ये
नदी अपने साथ ये मिट्टी, कंकड़, पत्थर ये बहा के लाई और यहाँ पे इसने जमा कर दिया। तो यहाँ पे इसने कम किया और यहाँ इसने ज़्यादा कर दिया, तो यहाँ तो जम गया और यहाँ से घिस गई। तो यहाँ अपर्दन हो गया और यहाँ निक्षेपण हो गया। यहाँ पे इसने इकट्ठा कर दिया। निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा सतह का पुनर्निर्माण हो जाता है। मतलब ये सतह ज़्यादा हो गई ना, ये पहले पतली थी, अब इस पर जमा कर दिया नदी ने पानी से, तो ये ज़्यादा हो गई, यानी पुनर्निर्माण कर दिया इसने। ये प्रक्रिया किससे होती है? जल से, वायु से, बर्फ के द्वारा होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो स्थल रूप के हमने किए थे ना 3 रूप, पर्वत, पठार और मैदान। उसमें से पहला देखते हैं पर्वत। पर्वत वह स्थलीय भाग है जो आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है, जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक होती है। मतलब उसकी एक ऊंचाई हमने मान लिया कि 600 मीटर से जो ऊंचा होगा उसे हम पर्वत कहेंगे। और जो पर्वत है ना उसकी ऐसे चोटी होगी, तीखा होगा, मतलब वो ऊपर से शिखर या चोटी होती है। जैसे ये हमारी ऐसे पृथ्वी लगा लेते हैं, तो इसमें यहाँ से भी फोर्स लग रहा है, यहाँ से भी फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ से लगाएगा, ये यहाँ से लगाएगा, तो ये क्या होगा? ऐसे ऊपर उड़ जाएगी। उड़ जाएगी तो क्या बन जाएगा? पर्वत बन जाएंगे, ठीक है। और ये पर्वत कितने प्रकार के होंगे? और ये फोर्स कौन सा होगा? ये फोर्स वही आंतरिक बल होगा जो पृथ्वी के अंदर से लगा हुआ है। और ये कौन लगाता है? जो पृथ्वी के आंतरिक भाग है, सबसे लास्ट वाली जो लिक्विड रूप में है, यानी लावा, वो लगाता है। तो ये ऐसे ऊपर उठ जाता है और ये चोटी बन जाती है ऊपर जाके, तो इसे क्या कहेंगे हम? पर्वत कहेंगे। और ये कितनी, इसकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक होती है। मतलब जो 600 से कम होगी उन्हें हम पर्वत नहीं कहेंगे, जो 600 से ज़्यादा हो गए उन्हें ही पर्वत कहेंगे। तो पर्वत कितने प्रकार के बताए हैं? 3 प्रकार के बताए हैं। पहला हो गया वलित पर्वत, दूसरा हो गया भ्रांसोत पर्वत और तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। तो आगे हम इनके बारे में पढ़ते हैं। पहला कौन सा बताया? वलित पर्वत, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा बताया? हिमालय जो सबसे ऊंचा है और कहाँ पे है? एशिया में। दूसरा रॉकी जो सबसे चौड़ा है और कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में। तीसरा एंडीज जो सबसे लंबा है, ये तो सबसे ऊंचा बताया हिमालय, तो जो एशिया में है, और एंडीज सबसे लंबा है जो कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका में है। और जो भारत की अरावली श्रृंखला है ना, वो भी विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला, मतलब जो सबसे पुरानी, ओल्डेस्ट, वो कौन सी है? भारत की अरावली श्रृंखला। और आगे क्या दिया है? एल्पेशियन उत्तरी अमेरिका का, यूराल पर्वत रूस भी बहुत पुराने वलित पर्वत है। तो वलित पर्वत क्या होगा? जैसे ये ऐसे वाला, इधर से भी फोर्स लगा और ये ऐसे उठ गया, तो ये कौन से हो जाएंगे? हमारे वलित पर्वत हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे चोटी वाले। नेक्स्ट कौन सा हमारा? भ्रांसोत, या जिसे हम भ्रंश पर्वत भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा है? भ्रांसोत पर्वत का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक प्रक्रिया द्वारा खिंचाव से होता है। कैसे होता है? जैसे ये मान लो ऐसे, ये, ठीक है, खिंचाव, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, तो ये चीज़ अपनी तरफ खींचेगी तो यहाँ से ये उड़ जाएगा, यहाँ से ये नीचे हो जाएगा, यहाँ से ये फिर से उड़ जाएगा, ठीक है। तो ये भाग ऊंचा हो गया, ये भाग नीचे हो गया, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? भ्रंश या भ्रांसोत पर्वत, क्या कहते हैं इसे हम। और जो नीचे वाले भाग है इसको हम क्या कहते हैं? द्रोणिका। जो नीचे वाला भाग है इसे हम क्या कहेंगे? द्रोणिका भ्रंश, इंग्लिश में ग्राबेन, ठीक है। और जो ऊपर उठा हुआ भाग है इसे हम क्या कहेंगे? उत्खंड, इंग्लिश में हास्ट। जो ऊपर उठे हुए भाग है उसको कहेंगे उत्खंड, और जो नीचे वाला है द्रोणिका भ्रंश। इसके बारे में पढ़ते हैं। भ्रांसोत पर्वतों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक प्रक्रिया द्वारा खिंचाव से होता है, मतलब एक दूसरे को ऐसे खींचते हैं। इसमें एक जो ऊपर वाला हमने पढ़ा था वलित, उसमें तो ऐसे दबा रहे थे तब ऊपर बन रहा था, और इसमें ऐसे
खींच रहे हैं एक दूसरे को। तो इसमें एक भाग नीचे धंस जाता था, दूसरा भाग ऊपर उड़ जाता है। ऊपर उठे हुए भाग को उत्कंठ कहते हैं, तो नीचे धंसे हुए भाग को क्या कहते हैं? द्रोणिका भ्रंश या ग्रावेन कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे सीरा नवाडा जो यूएसए में है, ब्लैक फॉरेस्ट जो जर्मनी में है, वोसेज विंध्यन पर्वत जो हमारे इंडिया और इंडिया में कहाँ पे? एमपी में, सतपुड़ा ये भी इंडिया में है और इंडिया में एमपी में है। ये सब इसके उदाहरण है, किसके? भ्रंश पर्वत के। पर्वत जो उत्खंड वाला ऊपर वाले भाग थे उसके तो मैंने उदाहरण मान लो आप पीछे हमने कर लिए, जैसे इंडिया में सतपुड़ा हो गया और एक और कौन सा था? विंध्यन हो गया जो एमपी में है, वो ऊपर वाले उत्खंड के उदाहरण हो गए। तो नीचे घाटियां भी बनी जिसे द्रोणिका भ्रंश कहें, उसके उदाहरण क्या क्या है? ग्रेट अफ्रीकन घाटी जो सबसे बड़ी घाटी है, दूसरी है राइन घाटी जो कहाँ पे है? जर्मनी में है, और इंडिया में भी है दो, नर्मदा और तापी नदी की घाटी जो भारत में है। ठीक है, नर्मदा और तापी नदी की जो घाटियाँ हैं वो भारत में, और किसके उदाहरण है? रिफ्ट घाटी के जो द्रोणिका भ्रंश बना था, ऐसे जो नीचे वाला भाग था ना हमारा, जैसे ये ऊपर उठा हुआ था ऐसे, इसके ये उदाहरण है। नर्मदा और तापी इंडिया में रिफ्ट घाटी के उदाहरण है। नेक्स्ट कौन सा है हमारा? ज्वालामुखी पर्वत। कौन सा है नेक्स्ट? ज्वालामुखी पर्वत। तो ये हमारी ये पृथ्वी थी, ठीक है, इसके अंदर ये लावा है, ठीक है, जो लिक्विड रूप में है। तो ये ऐसे ऊपर फोर्स डाल रहा है ना, फोर्स ऐसे, और जहाँ पर इसको ऐसे पृथ्वी की ये कहीं पे ऐसी कमज़ोर लगी, या जहाँ पे इसको लगा कि यहाँ से फोर्स लगा के मैं बाहर निकल सकता हूँ, तो ये लावा अपना फोर्स लगा रहा है। जहाँ इसको कमज़ोर दिखेगी पृथ्वी की सतह, वहाँ से ये ऐसे बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और ऐसे पर्वत का रूप ले लेगा और वहीं पे जम जाएगा। ठीक है, ठोस होगा तो जम जाएगा, लिक्विड होएगा तो बह जाएगा। तो ये ऐसे जम जाएगा और पर्वत का रूप ले लेगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? ज्वालामुखी पर्वत। ये ज्वाला के रूप में बाहर निकलेगा, जो लावा है पृथ्वी के आंतरिक भाग में, वो जहाँ पे पृथ्वी की सतह कमजोर लगेगी वहाँ से निकल जाएगा और ऐसे ऊपर जाके जम जाएगा और वो ज्वालामुखी पर्वत का रूप ले लेगा। तो क्या है ये? ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। ठीक है, तो इसके उदाहरण क्या क्या दिए हैं? जैसे अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियम इसके प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो पठार और मैदान है हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।